अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पॉइंटिंग वेक्टर को हमने डिफाइन किया था E क्रॉस H। ठीक है, जो E क्रॉस H है इट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी फ्लोइंग अक्रॉस ए सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी E क्रॉस H डॉट NdS इज इक्वल टू du/dt। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। पॉइंटिंग वेक्टर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है, पॉइंटिंग वेक्टर एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, पॉइंटिंग वेक्टर एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है हमारे पास, एट एनी आर्बिट्री पॉइंट इन दी फील्ड वेरीज एज, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ रेडिएशन, फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसको हमने पावर से रिप्रेजेंट किया था, ये एक तरीके से टोटल पावर है। ठीक है, तो इसको हम E क्रॉस H डॉट NdS को हम पावर लिख सकते हैं, P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल पावर। ठीक है, कोई एक पॉइंट सोर्स है, इससे कितनी पावर एमिट हो रही है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है P, कोई Q ले लो आर्बिट्री पॉइंट को, कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है Q। इस पॉइंट पे जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है, यदि हम यहाँ पे एक सरफेस कंसिडर करें, R रेडियस का एक सरफेस कंसिडर करें, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो सेम होगी। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू है वो सेम होगी क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस E क्रॉस H को हम बाहर ले लेंगे, इंटू 4πr² लिख देंगे इसको, सरफेस एरिया इंटू P। तो E क्रॉस H क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको S से लिख देंगे हम, ये आ जाएगा P/4πr²। ये याद रखना तुम, जो टोटल पॉइंटिंग वेक्टर है जो वो किसी पॉइंट पे 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, या r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी एक आर्बिट्री पॉइंट से। यदि हमारा जो सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, जैसे ये सन है, सन से जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, ये सन है मिड में, यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है, r डिस्टेंस है अर्थ पे, तो अर्थ पे जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो होगा P/4πr²। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है, डेफिनेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज नॉट एन मैंडेटरी। जो डेफिनेशन है वो इसकी मैंडेटरी नहीं है। इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं, डेफिनेशन इज नॉट मैंडेटरी। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इसकी, कोई इसकी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। देखो, कोई भी वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए उसका कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों डिफाइन होना जरूरी है। किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए वेक्टर कैलकुलस में कोई भी वेक्टर कंप्लीटली तब डिफाइन होगा जब उसका कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों डिफाइंड हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, उनका कर्ल भी डिफाइंड है और डाइवर्जेंस भी डिफाइंड है, तो वो जो वेक्टर है वो कंप्लीटली डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो E क्रॉस H जो पॉइंटिंग वेक्टर है ये कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका हमें डाइवर्जेंस तो पता है, इसका डाइवर्जेंस क्या है, इसका डाइवर्जेंस है हमारे पास -d/dt ½ ε0 E²। यदि हम कंपेयर करें जो इसकी डेफिनेशन थी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, -j.E। ठीक है, यदि कंपेयर करें इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन, जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाली टर्म थी, इसको इस फॉर्म में हमने कैसे लिखा, हमारे पास जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो ये थी ना, याद होगा तुम्हें, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पॉइंटिंग वेक्टर, E²
हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर डी टो माइनस जे डॉट ई डी टो। इसको कंपेयर करेंगे तो वो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये इसका जो डाइवर्जेंस है। यदि ये पॉइंटिंग वेक्टर को हमने किससे लिखा, ई क्रॉस एच से, ये इसकी डेफिनेशन है ई क्रॉस एच, ठीक है, ये इसका डाइवर्जेंस है। अब यदि इसमें कोई टर्म ऐड कर दें हम, कर्ल ऑफ सम वेक्टर एम, एक हमने ऐड कर दिया कर्ल ऑफ सम वेक्टर एम, ठीक है। देखो हमने एक रैंडम टर्म ऐड कर दी, कर्ल ऑफ सम वेक्टर एम ऐड कर दिया। यदि इसका हम डाइवर्जेंस लें, क्या इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, डेल डॉट कर्ल ऑफ एम, ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगी। डेल डॉट डेल क्रॉस एम, ये टर्म स्केलर टिपर प्रोडक्ट से ये टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी। तो डेल डॉट एस क्या आएगा हमारे पास, डेल डॉट ई क्रॉस एच। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी ये जो डेफिनेशन है ई क्रॉस एच, ओनली ई क्रॉस एच जो हम लिख रहे हैं पॉइंटिंग वेक्टर को, ओनली ई क्रॉस एच से, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी हो सकती है, कर्ल ऑफ समथिंग हो सकती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है वेक्टर। एक वेक्टर कम्प्लीटली डिफाइंड तब होगा, इसका डाइवर्जेंस तो डिफाइंड है, देख लो यहाँ पे डाइवर्जेंस तो इसका डिफाइंड है, लेकिन इसका कर्ल डिफाइन नहीं है। कर्ल डिफाइन नहीं है तो कर्ल के साथ हम कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। तो मतलब ई क्रॉस एच जो डेफिनेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी और टर्म ऐड कर सकते हैं, इसकी जो डाइवर्जेंस है वो तो यही रहने वाला है सेम, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर है वो कम्प्लीटली डिफाइंड कब होगा, जब उसका कर्ल डिफाइन हो और उसका डाइवर्जेंस डिफाइंड हो, तब वो डिफाइंड होगा, ठीक है। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। इसकी एक और प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, ये मैंने डिस्कस कर भी लिए वैसे। यदि पॉइंटिंग वेक्टर जीरो है, इफ़ एस इज इक्वल टू जीरो, यदि पॉइंटिंग वेक्टर जीरो है, नो एनर्जी इज फ्लोइंग अक्रॉस द सरफेस। तो हमें पता है नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं होगी, नो एनर्जी इज फ्लोइंग अक्रॉस द सरफेस, सरफेस से कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं होगी। लेकिन यदि नेट एनर्जी फ्लो जीरो है, इफ नेट एनर्जी फ्लो इज जीरो, नेट एनर्जी फ्लो इज जीरो, यदि नेट एनर्जी फ्लो जीरो है, इसका मतलब है जो एस मे और मे नॉट भी जीरो हो सकता है। ये बात पहले भी डिस्कस की है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। देखो ये हमारे पास ई क्रॉस एच डॉट एन डी एस इक्वल टू जीरो है, मतलब नेट एनर्जी फ्लो जीरो है, नेट एनर्जी फ्लो जीरो है। नेट एनर्जी फ्लो जीरो होने का मतलब ये नहीं है भाई एस जीरो ही होगा, ये जो ई क्रॉस एच है ये जीरो हो भी सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। यदि जीरो होगा तो एनर्जी कोई फ्लक्स कोई भी पास नहीं होगा, यदि नॉन जीरो होगा तो जितना फ्लक्स अंदर पास हो रहा है उतना बाहर भी निकल रहा है। इस केस में ई क्रॉस एच नॉन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी फ्लो जीरो है सरफेस से, टोटल एनर्जी फ्लो सरफेस से जीरो है, ई क्रॉस एच नॉन जीरो है यहाँ पे, ठीक है। ये जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मान लो ये एस की डायरेक्शन है और ये सरफेस एंगल है एन कैप, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एन कैप सरफेस के साथ, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे एक दूसरे को ये कंप्लीट कैंसिल कर देंगे। कंप्लीट सरफेस की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हमने एम्पियर लॉ में भी डिस्कस किया था। मान लो ये एनर्जी फ्लो हो रही है, ई क्रॉस एच है ये, अब देखो अंदर ई क्रॉस एच नॉट इक्वल टू जीरो है, ये पॉइंटिंग वेक्टर है, ये ई क्रॉस एच है, ये एन कैप डायरेक्शन है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है और यहाँ एन कैप इस डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में होगा एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 90 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितना हाफ, ये जो हाफ पोर्शन है इधर वाला लेफ्ट वाला, ये इस हाफ पोर्शन को कैंसिल कर देगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा,
ठीक है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। ये हमने डिस्कस भी किया था एम्पियर लॉ में। और वैसे ही समझ सकते हैं जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, एनर्जी है जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, लिख देता हूँ पहले मैं। इन केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड S इज इक्वल टू E क्रॉस H। इन केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड S इज इक्वल टू E क्रॉस, मतलब जो फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, यदि वो टाइम वेरिंग हो, E भी टाइम का फंक्शन हो और H भी टाइम का फंक्शन हो, तो क्या होगा। ठीक है, टाइम वेरिंग फील्ड E क्रॉस H गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पहले लिख देता हूँ फिर इसको हम समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एंड द एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज, एंड द एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज the average over one complete period, the average over one complete period। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू होगी 1/t 0 से t E क्रॉस H dt। ठीक है, यदि E को हम कंसिडर करें E नॉट साइन ओमेगा टी, H को हम कंसिडर करें H नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम के साथ यदि वेरी कर रहे हैं, दोनों साइनसोइडल फंक्शन हैं, तो S होगा हमारे पास 1/t E नॉट क्रॉस H नॉट 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं E नॉट H नॉट 0 to, ये क्रॉस नहीं है, अब ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी नीचे t। अब साइन स्क्वायर का तुम्हें पता है जो एवरेज होगा वो कितना होता है 1/2। साइन स्क्वायर का जो एवरेज होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होगा वो होगा 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं E नॉट बाय रूट 2 इंटू H नॉट बाय रूट 2। जो E नॉट बाय रूट 2 होगा वो होगा ERMS और H नॉट बाय रूट 2 होगा HRMS। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू होगी। अब मतलब ये कह रहा है, यदि देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, यदि E और T, E और H है, यदि टाइम का फंक्शन है, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। लेकिन यदि हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू ये होगी हमारे पास E नॉट H नॉट बाय 2 या ERMS इंटू HRMS। RMS पता है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है, पहले स्क्वायर करो E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहले E का स्क्वायर किया, ठीक है, फिर उसका मीन लिया, मीन ले लिया, ये मीन ही होता है ना, ये मीन की डेफिनेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, पहले उसका स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया, फिर उसका रूट ले लिया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होगा हमारे पास ERMS। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी E नॉट बाय रूट 2। ऐसे ही HRMS डिफाइंड होगा, ये AC सर्किट में भी हम पढ़ लेंगे और अच्छे से। 0 से t H नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन टी। ठीक है, ये आएगा H नॉट बाय रूट 2। तो ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनको सभी को ध्यान में रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफाइंड वेक्टर नहीं है। एनर्जी वाला भी थोड़ा ध्यान में रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी इस पर एक न्यूमेरिकल बन जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो मैं अलग अलग डिस्टेंस पे पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा, ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, इस पे क्वेश्चन कर भी लेंगे अपने काफ़ी। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने, इसके क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने पॉइंटिंग वेक्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।